गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं अभी कुछ 2-3 लेक्चर से। आज भी कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे, रैंकाइन साइकिल पे बेस होगा। कुछ वैल्यूज दी रहती हैं, कुछ फाइंड आउट करना रहता है जिसमें वैल्यूज कौन सी दी रहती हैं। एक आपको दिया रहता है टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, और एक आपको दिया रहता है टेम्परेचर जो पंप की इनलेट पे होता है, और उसकी प्रेशर लोअर और हायर प्रेशर को गिवन रहता है। उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो रैंकाइन साइकिल हम लोग एक आइडियल रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करना सीख चुके हैं। उसमें सारे कंपोनेंट्स को जानते हैं। कंपोनेंट्स में जो मेन 4 मेजर कंपोनेंट्स थे वो हमारे बॉयलर, टरबाइन, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर और पंप था। और स्टीम टरबाइन से आपके जनरेटर लगा हुआ था जो आपके मैकेनिकल जो हीट को स्टीम को कन्वर्ट कर रहा था एक इलेक्ट्रिकल पावर में। जनरेटर हमारा, तो ये जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हुआ वो जनरेटर की वजह से हो रहा था। तो ये जो मैकेनिकल कन्वर्जन था उसमें एक्सपेंशन ऑफ स्टीम हो रहा था। तो हमको इस चीज का बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो एक्सपेंशन ऑफ स्टीम हो रही है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। वो एक्सपेंशन करते वक्त ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन कहां पर कितनी है, किस पॉइंट पर, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम टरबाइन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको ध्यान नहीं रख पाएंगे और उसकी लाइफ को हम कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहे होंगे। तो उसकी लाइफ को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी एक्सपेंशन के केस में जहां टरबाइन का सेक्शन होगा वहां आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा S1 S2 या S2 S3 करते हैं। उसका सीधा सा पर्पस यही होता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम मेंशन कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन लिखते हैं और साथ में उसका टीएस डायग्राम बनाएंगे और उसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि हमें किन किन डेटा की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट ने कहा है सर मॉयलर चार्ट बता दीजिए, तो मॉयलर चार्ट भी बता देंगे। आज न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या है। स्टीम एंटर्स। अच्छा, स्टीम कहाँ एंटर होगी? आप आगे लिखने से पहले खुद भी गेस कर सकते हैं कि अगर हमने कोई एक आइडियल रैंकाइन साइकिल बना ली, बस बस उसी टरबाइन को ही हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, स्टीम एंटर्स अ वेल इंसुलेटेड, तो स्टीम हमारे पास जनरेट कहाँ होती है? बॉयलर के जस्ट आउटलेट पे, और बॉयलर के जस्ट बाद हमारा स्टीम टरबाइन मेंशन होता है। तो अगर हम एक आइडियल रैंकाइन साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं और क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, स्टार्टिंग की लाइन है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टरबाइन की बात करने वाला है। स्टीम एंटर्स अ वेल इंसुलेटेड टरबाइन एंड एक्सपैंड आइसेंट्रोपिकली। इट मींस जो एक्सपेंशन प्रोसेस होना था वो आइसेंट्रोपिक होगा। S3 is equals to S4, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब ये लाई कर रहा है सैचुरेशन पॉइंट पे या नहीं, या उसके वेट रीजन में आ रहा है, ये अभी हमको देखना बाकी है। तो हमने एक जनरलाइज्ड एक डायग्राम बना लिया रैंकाइन साइकिल का, जिसमें हमने ये बताया कि स्टीम एंटर कर रही है वेल इंसुलेटेड टरबाइन में एंड एक्सपैंड आइसेंट्रोपिकली।
at an intermediate pressure %20 of the mass is extracted for process heating। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने ऐसा एक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें कुछ अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और रेस्ट को हम बाहर फर्दर एक्सपेंशन के लिए भेज देते थे। तो ऐसा सिर्फ एक ही प्रोसेस था। हमने कौन कौन से प्रोसेस पढ़े हैं? बॉयलर प्रेशर को ऊपर की तरफ इंक्रीज करना, कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करना, सिंपल रैंकाइन को सुपर हीट देना, इसके अलावा रीहीट करना, 2 टरबाइन लगा के और रीजनरेट करना, कुछ अमाउंट एक्सट्रैक्ट करके फर्दर को और आगे एक्सपेंशन में देना। तो उसने बोला है कि एन इंटरमीडिएट प्रेशर 20% ऑफ द मास इज एक्सट्रैक्टेड फॉर द प्रोसेस हीटिंग। इट मींस कि कुछ वैल्यूज जो हैं वो यहाँ से ले ली गई हैं। कौन सी? वो 20%, यानी कि 20% ऑफ मास जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। तो अगर 100% सप्लाई होगा और 20% एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे? 80%। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड रिमेनिंग स्टीम, हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। रिमेनिंग स्टीम, रिमेनिंग मींस 80% जो हमारे पास बचा हुआ है, steam expands isentropically to 9 kilopascal। यानी कि उसने ये बोला कि ये 9 किलोपास्कल पे कंडेंसर प्रेशर है हमारा। ठीक है, हमने 100% मास सप्लाई किया था, 20% एक्सट्रैक्ट किया और जस्ट 80% को भेज दिया है। तो ये डायग्राम तो बन गया जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इसमें कोई लाइन बची नहीं है। स्टीम एंटर्स एंड वेल इंसुलेटेड टरबाइन। वेल इंसुलेटेड मींस कोई भी हीट ट्रांसफर सिस्टम से नहीं होने वाली है। वैसे भी हमारा टरबाइन इंसुलेशन हमारे इनिशियल लेक्चर से ही चला आ रहा है। इट मींस हम टरबाइन को इंसुलेटेड ही कंसीडर कर रहे थे। तो steam enters a well insulated turbine and expand isentropically throughout। अगर हम इसे इंसुलेटेड नहीं करेंगे, अगर टरबाइन को इंसुलेशन में नहीं रखेंगे तो हीट लॉस होगा। लॉस होने का क्या नुकसान मिलेगा? ये आइसेंट्रोपिक ना होकर के कुछ रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने से टरबाइन वर्क डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए आइसेंट्रोपिक कंडीशन को आइडियल मानने के लिए हमने टरबाइन की इंसुलेशन को प्रॉपर मेंशन करना जरूरी है। And expand isentropically S3 is equal to S4 throughout at an intermediate pressure। अब intermediate कहाँ होगा? In between higher and lower pressure। वो कौन सा प्रेशर अभी हमें वैल्यू नहीं पता अगर इसमें नहीं लिखा है तो, बट अभी होगा क्योंकि हमें उसकी जरूरत अगर पड़नी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो हमें कोई डेटा चाहिए कि वो किस प्रेशर पे है, अदरवाइज हम कोई एंथैल्पी एंट्रोपी नहीं निकाल पाएंगे। तो आगे देखते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं दिया। Intermediate pressure 20% of the mass is extracted for process heating। 20% mass को extract कर लिया and remaining steam, it means rest 80% of the steam expands isentropically to 9 kilopascal। तो ये क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया है। अभी आगे देखते हैं और क्या है। आज का रैंकाइन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कुछ बॉयलर चार्ट पे देख के फिर इसको एंड किया जाएगा इस टॉपिक को। कुछ गिवन कंडीशंस इस क्वेश्चन के साथ दी हुई है जिसमें आपको प्रेशर के साथ एंथैल्पी एंट्रोपी की वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि अभी हम लोग स्टीम टेबल को नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टीम टेबल यूज करने के लिए हमें लाइव सेशन में आना होगा।
ताकि आपके साथ हम उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसे कर सकें। तो फिलहाल अभी वैल्यूज लिख देते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन के साथ दिया इनलेट ऑफ द टरबाइन। तो टरबाइन का इनलेट कहां पर है? एट पॉइंट 3। इट मींस कि हायर प्रेशर पे। तो ये जो भी अब बात होने वाली है वो इस लाइन के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। तो हमने इनलेट ऑफ टरबाइन की बात की, देखते हैं क्या है। प्रेशर इज इक्वल्स टू 14 मेगापास्कल। इट मींस जो बॉयलर प्रेशर है वो 14 मेगापास्कल। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 560 डिग्री सेल्सियस। अभी तक आपने सारे न्यूमेरिकल में अगर नोटिस किया हो तो ये जो 3 की वैल्यू है वही मैक्सिमम थी, यही मैक्सिमम वैल्यू थी इस पूरे साइकिल में। और वो कितनी हो रही थी? 560 के रेंज में, 500, 300, 350। कभी ऐसा नहीं हो रहा था कि 1200, 900 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो स्टीम टरबाइन की अपनी मेटलर्जिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम उसे नहीं कर सकते इतना हाई टेम्परेचर। अदरवाइज हमें टरबाइन की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। हमारे टरबाइन की ब्लेड्स मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी या फिर उसमें और प्रॉब्लम्स, इरोजन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। हम इस टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। ये टरबाइन की लिमिटेशन है, बॉयलर की नहीं। बॉयलर की नहीं, ये टरबाइन की लिमिटेशन है कि वो इनलेट टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो 560 इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं और क्या दिया है। 14 मेगापास्कल 560 डिग्री सेंटीग्रेड पे टरबाइन के इनलेट पे, मींस ये सुपर हीटेड रीजन में है। तो यहाँ पर आपको HF, HG, SF, SG नहीं मिलने वाला है, सिर्फ H और S मिलेगा। तो H की वैल्यू और S की वैल्यू 3486 किलो जूल पर केजी, 6.6 किलो जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेज, क्वेश्चन में ये दे दिया इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज कौन सा होगा? इन बिटवीन हायर एंड लोअर प्रेशर। वो जो भी प्रेशर होगा इन बिटवीन कहीं पर भी हो सकता था, बट हम कितना लेते हैं रीहीट या रीहीट प्रेशर? मान लीजिए अगर लेते हैं तो 20 to 25% का, इससे ज्यादा नहीं। रीजनरेशन के केस में ये जितना अमाउंट ऑफ मास एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि हम उसे किस प्रेशर पे काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी अमाउंट ऑफ मास एक्सट्रैक्ट करें और किसी भी प्रेशर पे हम उसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें। हमें ये देखना है कि हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट कहाँ मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम कुछ अमाउंट ऑफ मास एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सर्टेन प्रेशर पे। तो क्वेश्चन में मान लीजिए ये प्रेशर कोई होगा, अगर हम मान लेते हैं कि ये 5 मेगापास्कल है या 2 मेगापास्कल है, ये हमने माना है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं 2 मेगापास्कल पे। इट मींस कि जब हमें प्रेशर मिल जाएगा तो हम इस प्रेशर के थ्रू स्टीम टेबल पे ये वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करनी होगी अगर वैल्यूज, तो हम इस प्रेशर पे आइडेंटिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। पर इस ड्यूरेशन में, इस न्यूमेरिकल में हमें एंथैल्पी और एंट्रोपी की जरूरत है इस पॉइंट पे कि नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने पे पता चलेगा। अगर हमें एंथैल्पी और एंट्रोपी की जरूरत नहीं होगी तो इस प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें एंथैल्पी एंट्रोपी फाइंड आउट करना होगा तो उस कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे वेरिएशंस जो भी होंगे उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए होगी। तो बोला इंटरमीडिएट स्टेज पे एंथैल्पी की वैल्यू है 2776। इट मींस कि आपको एंथैल्पी अब फाइंड आउट नहीं करनी है। इट मींस कि आपको एंथैल्पी फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको एंथैल्पी उसने दे रखी है। गिवन कंडीशन में एंथैल्पी दी रखी है, इसका मतलब आप प्रेशर दे या ना दे आपको एंथैल्पी पता है, तो आपको प्रेशर का कोई रोल नहीं रह जाता। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरमीडिएट प्रेशर की वैल्यू नहीं दिया है। समझ में आया? एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत थी, पर चूंकि एंथैल्पी गिवन है क्वेश्चन में
इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेशर कितना है। आगे देखते हैं, इनलेट ऑफ टरबाइन पे मिल गया, एग्जिट ऑफ टरबाइन। चलिए ये देखते हैं एग्जिट ऑफ टरबाइन हमारा क्या सैचुरेशन स्टेट में है या अंदर लाई कर रहा है। अंदर होगा तो कुछ ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सैचुरेशन स्टेट पे होगा तो हमें कुछ डायरेक्ट एचजी की वैल्यू मिलेगी, सुपर हीटेड रीजन में होगा तो देखते हैं क्या आता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एग्जिट ऑफ टरबाइन 9 किलो पास्कल पे है, तो प्रेशर हमारा 9 किलो पास्कल। एग्जिट ऑफ टरबाइन उसकी बात कर रहा, एचएफ उसने एचएफ दिया है, इट मींस कि वो वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल है कि वो सैचुरेशन स्टेट से इनसाइड लाई कर रही हो कहीं वेट रीजन में, पॉसिबिलिटी है। एक्स निकालने पे पता चलेगा कि क्या उसने ये सारी वैल्यूज वो कंफ्यूज करने के लिए दी है या फिर एक्चुअल वो उसकी जरूरत है। क्वेश्चन में आपको दिया प्रेशर इस 9 किलो पास्कल प्रेशर पे, एंथैल्पी में एचएफ एचजी, एंट्रोपी में एसएफ एसजी। इट मींस कि ये वैल्यूज कहीं हो सकता है अंदर लाई कर रही हो, पर ये डिसाइड कब होगा जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोज x की वैल्यू 1 आ गई, इट मींस कि 0 to 1 के बीच में कहीं वैल्यू नहीं है, वो 1 के पॉइंट पे, इट मींस सैचुरेशन पॉइंट पे है, तो ये एंथैल्पी hg हो जाएगी और डायरेक्ट हमें hg मिल जाएगा 2574 अगर x1 आता है तो। इट मींस ये सारी वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए आपको दी है, लेकिन ये चेक करने के बाद पता चलेगा कि इसकी जरूरत है कि नहीं, और ये चेक करने के लिए ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये डेटा भी यूज होंगे ताकि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। जब भी लोअर प्रेशर पे आपको x निकालना होगा तो आपको एंट्रोपी की जरूरत पड़ेगी, एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज फॉर्मूला कोई नहीं अवेलेबल है मैथमेटिकली सॉल्व करने की बात जहां तक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो चाहता क्या है, आपने क्वेश्चंस के डेटा लिख लिए, क्वेश्चन डेटा लिखने के बाद आपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम को रिप्रेजेंट करने में समझ लिया कि कहाँ क्या दिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं। इफ द फ्लो rate of steam, flow rate of steam entering the turbine is 100 kg per second, then the work output in megawatt is। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी मास फ्लो रेट दिया रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी कोई भी वैल्यू केजी पर सेकंड के साथ अगर आएगी तो हमारा उस समय एंथैल्पी की वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा मास का। हम जो भी निकालेंगे उसमें मास का मल्टीप्लिकेशन जरूर करेंगे, और यूनिट कैसे कन्वर्ट हो जाएगी साथ में वो भी देखते हैं। एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल पर केजी, मैंने बोला मास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, मास पे केजी पर सेकेंड, केजी कैंसिल आउट, किलो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, वॉट, किलो वॉट,
अगर हम इसे मेगा में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, किलो को बिल्कुल कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप ऊपर नीचे दोनों साइड करिए, ये मेगा में कन्वर्ट करिए, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हम इसे मेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिस यूनिट में वो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर पाएंगे। अगर हम मास का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो हमारे पास यूनिट आती है किलो जूल पर केजी की और आंसर पूछा है मेगावाट में। इसमें इट मींस कि वैल्यूज को ध्यान रखना है कि हमसे सिर्फ एच पूछा है या एम डॉट एच पूछा है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसे ड्रॉ करते हैं डायग्राम पे। क्वेश्चन में बोला गया है, ये तो वो क्वेश्चन था जो आप समझ लिए, 100% अगर फ्लो कर रहा है तो 20% आया जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किया था, रेस्ट 80% दे दिया। तो मैं इसे अभी रब कर देता हूं क्योंकि 100% हमने परसेंट के टर्म में ले लिया है। अब चूंकि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में उसने मेंशन कर रखा है कि वो 100% कितना है, वो 100% अगर 80 kg पर सेकेंड होता तो इसका 20% हम एक्सट्रैक्ट कर लेते 16 और बाकी रेस्ट हम फर्दर एक्सपेंशन में भेज देते। अगर ये 80 ना होकर के 200% 200 kg पर सेकेंड होता देन 20% इट मींस 40 हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते, रेस्ट फर्दर एक्सपेंशन में भेज देते। अगर ये हमारा 60 kg पर सेकेंड होता तो हम 60 का 20% एक्सट्रैक्ट कर लेते, रेस्ट 80% हम फर्दर एक्सपेंशन में भेज देते। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज थी है केजी पर सेकेंड वो दे रखा है, कितना है, वो है 100 kg पर सेकेंड, क्वेश्चन में ही दे रखा है m डॉट 100 kg पर सेकेंड। अगर कुछ अमाउंट फ्लो कर रहा है, सपोज 1 फ्लो कर रहा है और x निकाल लिया गया तो ये 1 माइनस x बचेगा और यहाँ x तो हमने इसी को माना है 20% क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको माना है 80%। तो 100 का 20% 20 kg पर सेकेंड और बचे हुए 80 का 80%, 100 का 80%, 80 kg पर सेकेंड। 100 का क्योंकि हमारे पास मास फ्लो रेट दिया हुआ है उसमें से 20% एक्सट्रैक्ट किए जिसे हम 20 kg पर सेकेंड कह रहे हैं और रेस्ट को 80% 80 kg पर सेकेंड से मास फ्लो रेट कराया। इनलेट ऑफ टरबाइन पे प्रेशर 14 मेगापास्कल है, 14 मेगापास्कल है। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर 560, T3 आपका 560 है, 560। एंथैल्पी 3486 किलोजूल पर केजी। कहां पर होगी, सुपर हीटेड रीजन है, इट मींस H3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3486 यूनिट नहीं लिख रहे, यूनिट किलोजूल पर केजी। एंट्रोपी किस पॉइंट पे होगी, S3 पे होगी 6.6, S3 is equals to 6.6। तो यानी कि 3 पॉइंट पे तो मुझे पता है एंथैल्पी, और हमने ये भी देखा है कि अगर हमें सारे पॉइंट पे एंथैल्पी मिल जाए तो हम कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंथैल्पी एंट्रोपी मिली है एट द एंट्रेंस ऑफ टरबाइन। इंटरमीडिएट स्टेज पे क्या मिला है, एंथैल्पी। इनलेट की बात कर रहा है, मींस यहाँ पर जो एंथैल्पी होने वाली है वो दे रखी है, तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया, सपोज 1 2 3 4 दिया था, इसे हमने 5 नाम दे दिया, या सीक्वेंस में कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 4 5, ठीक है। चलिए 4 5 कर दिया, तो 4 5 पे क्या हो रहा है, 3 से 4 एट 4 पे क्या दिया हुआ है, H4 इज इक्वल्स टू 2776 किलोजूल पर केजी। नेक्स्ट एग्जिट ऑफ टरबाइन 9 किलो पास्कल हमारे पास ये है। HF HG SF SG, अब कौन सी एंथैल्पी लिखेंगे तो पता ही नहीं है, पता है नहीं क्योंकि ये नहीं पता कि उसका स्टेट क्या है। एंथैल्पी चूंकि यहाँ गिवन थी इसलिए हमने इसे चेक नहीं किया है कि वो किस स्टेट में है, आइदर वेट रीजन में या सैचुरेशन स्टेट पे है। अगर यहाँ भी एंथैल्पी ना दी रहती तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसे चेक कर सकता हूँ कि ये लाइन के अंदर से पास हो रही है या इस लाइन से होके पास हो रही है। तो ये हो गया, इनलेट टरबाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इंटरमीडिएट की एंथैल्पी लिख ली। अब एग्जिट की बात करते हैं, तो इसे हम रब करते हैं और एग्जिट की तरफ जाते हैं।
एग्जिट ऑफ टरबाइन के लिए क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्वेश्चन में दिया है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपको पता है कि S3 इज इक्वल्स टू S4 है, या अब ये S5 कर दिया है S5, तो हमने S5 लिखा है इसको। S3 आपके पास वैल्यू है, बिल्कुल हमारे पास S3 दिया है 6.6 किलो जूल पर केजी केल्विन। S5 की वैल्यू के लिए हमने सीखा है क्या, SF प्लस X SFG। 1 2 3 4 5 नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे ये बताइए एट लोअर प्रेशर पे 5 आपका लोअर प्रेशर पे है, तो SF की वैल्यू क्या होगी, SF की वैल्यू होगी 0.6 प्लस X पता है आपको, नहीं X तो फाइंड आउट करना है, SFG पता है, बिल्कुल पता है, SG माइनस SF 8.1 माइनस 0.6 6.6। X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 0.8, इसकी वैल्यू आएगी 0.8, इसकी वैल्यू आएगी 0.8, ठीक है। X की वैल्यू आई 0.8, इट मींस ये 1 से कम है, इसका मतलब ये सैचुरेशन स्टेट पे तो नहीं है, और ये लाइन कहीं इनसाइड वेट रीजन में लाई कर रही है, यहाँ यानी ये जो 5 पॉइंट था वो 5 इनसाइड है, ना कि बाहर की साइड। तो हम अपने डायग्राम को इंप्रूव करेंगे और एक लाइन जो हमने आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ की थी वो कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे कि वो एग्जिट ऑफ टरबाइन वेट रीजन में लाई करे, ना कि सैचुरेशन स्टेट पे। एक्स मिल गया। अब हमें एंथैल्पी पता करनी है, कहां पर एक्स की वैल्यू 0.8 है, इसको याद रखिएगा। अब हमें एंथैल्पी पता करनी कहां पर, जहां हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाला है। क्यों, क्योंकि हमें टरबाइन आउटपुट पे जाना है। टरबाइन आउटपुट क्या है, यही तो है टरबाइन आउटपुट। तो 3 और 4 पे तो एंथैल्पी पता थी, 5 पे पता ही नहीं थी, तो हमने H5 निकाला। कैसे निकालेंगे, वेट रीजन में लाई कर रहा है, इसलिए HF प्लस X HFG। HF की वैल्यू है हमारे पास लोअर प्रेशर पे एट 5 पे, बिल्कुल HF की वैल्यू 174 प्लस X 0.8 आपने कैलकुलेट किया है, HG माइनस HF। टू 574 माइनस 174, H5 की वैल्यू आएगी 2094 किलो जूल पर केजी। यानी हमारे पास H5 की जो वैल्यू आई है 2094 किलो जूल पर केजी, हमें एंथैल्पी ऑफ एग्जिट ऑफ टरबाइन मिल गया है। यानी इस डेटा का यूज हुआ इस वैल्यू को फाइंड आउट करने में, और यही होना है हर बार, हर बार यही होना है। अब आप मुझे ये बताइए फाइनली क्वेश्चन में पूछा क्या है। फाइनली क्वेश्चन में ये पूछा है कि if the flow rate of steam entering the turbine is 100 kg, यानी यहां पर 100 kg फ्लो करा रहे हैं, then the work output in megawatt, टरबाइन की केसिंग की बात है, टरबाइन में आउटपुट फ्लो करा रहा है, इसका मतलब वर्क आउटपुट जो आपसे पूछ रहा है वो क्या होगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो टरबाइन की बात कर रहा है, तो आप उसको पंप वर्क को कंसीडर ना करें। टरबाइन वर्क क्या होगा, आपने पढ़ा है H3 माइनस H4, एंथैल्पी डिफरेंस कहां से, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से बनता है, देन H4 माइनस H5, इन दोनों का समेशन टरबाइन वर्क है आपका S3 माइनस H4 H4 माइनस H5। लेकिन ध्यान दीजिए तो मास फ्लो रेट पूरे साइकिल के लिए कांस्टेंट नहीं है, और इसलिए हम इसे थर्मोडायनेमिक साइकिल में भी कंसीडर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन के साथ नहीं मैच करता। हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन कहती है कि साइकिल में मास फ्लो रेट कांस्टेंट होना चाहिए।
यहाँ अगर 100 है तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, पर ऐसा इस साइकिल में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ अगर 100 है तो यहाँ 20 और यहाँ 80 है। इट मींस ये थर्मोडायनेमिक साइकिल की डेफिनेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्राडिक्ट कर रहा है। इट मींस इसे हम थर्मोडायनेमिक साइकिल पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हमारा काम इसी से चल रहा है। कैसे देखेंगे? 3 और 4 के बीच में कितना मास फ्लो हो रहा है? 3 और 4 के बीच में कितना मास फ्लो हो रहा है? 100 kg पर सेकेंड। देखिए बॉयलर से 100 kg पर सेकेंड निकला, स्टीम में एंटर किया, बट एट पॉइंट 4 हमने निकाला है, तो 4 के पहले तक तो पूरा ही होगा, इसलिए हमने 3 से 4 100 kg पर सेकेंड को यूज किया है। 4 से 5 हमने 24 पे निकाल लिया ना, तो 4 से 5 गया कितना? बचा हुआ ही जाएगा, क्योंकि 20 तो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो बचा हुआ 4 से 5 में सिर्फ 80 kg पर सेकेंड गया है। इट मींस 80 kg पर सेकेंड। तो क्या हम इस वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? देखिए एंथैल्पी ऑफ 3486 माइनस एट 4 2776 प्लस 80 2776 माइनस 2094। हम इसे कैलकुलेट करें, अप्रॉक्स 126 मेगावाट आपको मिलेगा। अप्रॉक्स है, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यूज आएंगी और ये आपका आंसर मेगावाट में आएगा। मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, ये यूनिट किलो में है। देखिए केजी पर सेकेंड और किलो जूल पर केजी, जो यूनिट कन्वर्जन हमने देखा था वो किलोवाट में कन्वर्ट हो रहा था। इट मींस इसकी वैल्यू किलोवाट बनी थी, मैंने उसे मेगावाट आफ्टर कन्वर्जन किया है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल था। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये जो न्यूमेरिकल है तो आप लोग क्वेश्चंस को देख लिए, आई होप आपको समझ में भी आ गया। और रीजनरेशन, रीहीटिंग और बेसिक रैंकाइन साइकिल में बॉयलर प्रेशर इंप्रूव करना, सुपर हीटिंग में जाना, एंथैल्पी एंट्रोपी कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब तक तो हो ही गई होंगी, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल लगाना हो खुद से तो क्या करेंगे? एक काम ये करिएगा, किसी रीजनरेशन के क्वेश्चन में जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करते, जो अमाउंट ऑफ मास फ्लो रेट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप उसे मत करिएगा और पूरा मास फ्लो रेट फ्लो कराइएगा। तो देखिएगा कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट मिल रहा है। देन फिर ये करिएगा कि एक बार आउटपुट में से कुछ अमाउंट एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके आउटपुट को कैलकुलेट करिएगा। तो हम रीजनरेशन में 2 आउटपुट मिलना हमें शुरू हो जाएगा। क्या मिलेगा? एक विदाउट आउटपुट और एक विथ आउटपुट। तो हम उसका चेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा विदाउट रीजनरेशन और रीजनरेशन करने के बाद आउटपुट कितना मिला विथ रेस्पेक्ट टू विदाउट रीजनरेशन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और उसमें वैल्यूज में जो चेंज आएगा वो देखेंगे, कुछ एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो रही है, तो आप ये पता करके आएंगे कि एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेशन कितनी इंप्रूव होती है, अप्रॉक्स कितनी इंप्रूव होती है as compared to without regeneration, without how much efficiency of regeneration increases approximately as compared to efficiency without regeneration। ये देखिएगा और मुझे बताइएगा कि अप्रॉक्स कितना चेंज आ रहा है, क्या होता है कि नहीं होता है, या यूं ही बस किए जा रहे हैं। तो जब आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ रीजनरेशन से फायदा क्या हो रहा है। रीजनरेशन से फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि टरबाइन आउटपुट की तो लाइन वही है, टरबाइन आउटपुट की तो लाइन ही यही है। इसे हम चाहे यहां से काट दें, यहां से काट दें, यहां से काट दें, तो लाइन तो यही है। इट मींस कि यही आउटपुट शो करना है रैंकाइन साइकिल में।
तो वो चाहे कहीं से भी आप कुछ मास निकाल लीजिए, आउटपुट तो इस एंथैल्पी का डिफरेंस है। फिर हमारे इसका क्या फर्क पड़ा, आप तो और कम करते जा रहे हैं मास फ्लो रेट को, फिर रीजनरेशन में आपकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो रही है। तो आप इसे देखिएगा और मुझे आप बताएंगे ताकि पता चले कि आपने कुछ होमवर्क किया है। देन हम लोग फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोइलर डायग्राम को देखेंगे और आप लोग मोइलर डायग्राम लेके बैठिएगा ताकि आप लोग कर सके मोइलर डायग्राम को। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।